अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा तारिक फ्रॉम जीक्यू एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कूल्स एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी। आज हम साइकोलॉजी के डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें जो आ जाते हैं वो है स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों साइकोलॉजी के स्कूल्स हैं। स्ट्रक्चरलिज्म माइंड के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने पर तवज्जो देती है। इसका मकसद माइंड के मुख्तलिफ हिस्सों और उनके फंक्शंस को स्टडी करना होता है ताकि माइंड की ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आए, जैसे कि माइंड किस तरह से चीज़ों को देखता है, सुनता है, महसूस करता है और फिर उन चीज़ों को याद रखता है। फंक्शनलिज्म में ज़्यादा तवज्जो माइंड के फंक्शंस पर होती है। इस स्कूल का मकसद ये समझना है कि लोग क्यों किसी ख़ास काम को करते हैं। फंक्शनलिज्म कहते हैं कि हर काम या बिहेवियर का कोई मकसद होता है जो कि उस बिहेवियर को समझने में हमारी मदद करता है। दोनों साइकोलॉजी के स्कूल्स में माइंड और बिहेवियर के मुख्तलिफ पहलुओं को स्टडी किया जाता है, लेकिन उनका अप्रोच और तवज्जो अलग-अलग होती है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं मेजर स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स। इसमें जो आते हैं स्ट्रक्चरलिज्म में जो मेजर थिंकर्स थे वो थे विलियम वुड, एडवर्ड बी टिचनर, इसको हम ए बी टिचनर भी कहते हैं। इसमें जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो ये था कि इसमें साइंटिफिक मेथड्स ज़्यादा यूज़ नहीं किए गए थे और इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड इसमें यूज़ किया जाता था उसका रिज़ल्ट रिलायबल नहीं आता था। यानी अगर एक इंसान पे पहले टेस्ट किया गया तो उसका दोबारा टेस्ट लो तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं आता। इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो है स्ट्रक्चरलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज देखो ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंस हासिल है। स्ट्रक्चरलिज्म इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट इसमें आता है मेजर फंक्शनलिस्ट और थिंकर्स। जो फंक्शनलिस्ट के जो मेजर थिंकर्स थे उनमें विलियम जेम्स, जॉन डेवी, हार्वे कार और जॉन एंजल आ जाते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनलिस्ट जो था उसमें ये विलियम वुड अपनी एक बुक जो है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने लिखी थी 1996 में। उसमें वो कहते हैं ये लिटरेचर हो सकता है, ये खूबसूरत हो सकता है, लेकिन ये साइकोलॉजी नहीं हो सकता। ये बट लिखा था, इसको आप बर्ड लिख दिया मैंने, इसको बट कर दीजिएगा आप। फिर हैं इसकी स्ट्रेंथ्स क्या आ जाते हैं कि इसमें ये इन्फ्लुएंस्ड हुई थी बिहेवियर एंड अप्लाई साइकोलॉजी। इसमें थोड़ा बहुत बिहेवियर का भी आया था जिसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस द एजुकेशनल सिस्टम स्पेशली विद रिगार्ड टू जॉन डेविस बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड लर्न एट द लेवल फॉर विच दे आर डेवलपमेंटली प्रिपेयर्ड। यानी इसमें ये भी बताया गया था, जॉन डेवी ने अपनी थ्योरी में बताया था कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने लेवल के मुताबिक सीखते हैं, जो उनका डेवलपमेंटली लेवल चल रहा होता है उस लेवल पे वो सीखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आ जाता है वो है बिहेवियरिज्म। इसमें ये जो जॉन बॉस्टन है बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिस्ट हैं ये, और इन्होंने 1930 में ये अपने कोट किया था और ये बहुत ही इनकी फेमस कोटेशन है कि मुझे आप 1 डज़न हेल्दी चाइल्ड्स दें, इन्फेंट्स दें, ठीक है, और उनको मैं जो है उनको मैं आप जो चाहते हैं मैं उनको वो बना दूँगा, ये मेरी गारंटी है। वो कहते हैं कि मैं उनको डॉक्टर बना सकता हूँ, लॉयर, आर्टिस्ट, मर्चेंट, चीफ एंड येस, वो कहते हैं बैगर मैन भी और चोर भी, और मैं उनको सब कुछ बना दूँगा रिगार्डलेस कि उनका अपना जो टैलेंट है, उनका अपना टैलेंट है, बेशक उनकी जो भी टेंडेंसीज़ हैं, जो भी एबिलिटीज़ हैं, जो वो कर सकते हैं, उनको मैं दबा दूँगा, लेकिन जो आप चाहते हैं मैं उनको वो बना दूँगा। जस्ट जो चीज़ मैटर करती है वो है उनको दिया हुआ एनवायरनमेंट जो जिसमें वो बिहेव करेंगे। अब डॉक्टर अगर किसी को बनाना है तो उसको डॉक्टर वाला एनवायरनमेंट देंगे, सारी चीज़ें उसके इर्द-गिर्द ऐसे रखेंगे कि वो खुद ब खुद डॉक्टर बनने की ख्वाहिश करेगा। लॉयर को लॉयर वाला माहौल देंगे, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट वाला देंगे, और जो बेगर मैन होगा, जो चोर होगा, उनको वैसे माहौल में रखेंगे। कहने का मकसद ये है कि ये कह रहे हैं कि बिहेवियरिज़्म ये कहते हैं कि हम जो भी चीज़ बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करते हैं। इसमें जो बिहेवियरिज़्म साइकोलॉजी है, इनका ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे इनका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा फ़ोकस जो है वो हमारे एक्शंस और बिहेवियर्स पर ज़्यादा होता है, हमारी थॉट्स और माइंड पर नहीं होता। ये समझते हैं कि हमारे एक्शंस हमारे आस-पास की चीज़ों से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं और हर बार उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आप उस अच्छे काम को फिर से करेंगे। ये किसी को ट्रेनिंग देना या किसी को अच्छा बिहेवियर सिखाना जैसे होता है। बिहेवियरिज़्म ये है कि हम कैसे अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और हमारे एक्शंस कैसे रिवॉर्ड या पनिशमेंट से चेंज हो सकते हैं। इसमें इन्होंने 2 टाइप ऑफ कंडीशनिंग बताई हुई है बिहेवियरिज़्म में, सॉरी। इसमें आ जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है।
ये आगे जब लर्निंग का चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें इसको थोड़ा डिटेल से बताऊंगी। यहाँ पे तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ मैं। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है कि किसी भी चीज़ से जब आपको कंडीशनिंग हो जाती है, पहले से हो जाती है। ये जैसे इनका मतलब कोई भी एक स्टिमुलस होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे हमें हमारी मैम ने एग्जांपल दी थी आइसक्रीम। आइसक्रीम की जब बेल बजती है तो फ़ौरन से बच्चे अपनी माँ के पीछे लग जाते हैं कि हमें आइसक्रीम लेके दें। बेल बजी है तो उसका मतलब है आइसक्रीम वाला आया है। इसी तरह ये पैवलव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे। वो डॉग को खाना देने से पहले एक बेल को रिंग करता था। जैसे ही बेल बजती थी और डॉग को खाना दे देता था साथ ही। तो फिर क्या होता कि जो डॉग था उसने अपनी कंडीशनिंग कर ली थी कि बेल बजेगी तो इसका मतलब है कि मुझे खाना मिलने वाला है। तो वो फिर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि बेल बजाते थे और इधर डॉग के मुँह में पानी आने लग जाता था। और इससे फिर उन्होंने किया कि बच्चे जो हैं वो किसी भी स्टिमुलस से अपनी खुद ही कंडीशनिंग कर लेते हैं। दूसरी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी भी जैसे अगर कोई अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो उसको आपने रिवॉर्ड दे दिया, कोई रीइंफोर्समेंट दे दी उसको। और कोई अगर बुरा बिहेवियर कर रहा है तो उसको रोकने के लिए आपने उसको पनिशमेंट किया। आप तो दोनों तरह से उसको सिखा रहे हैं, उसकी कंडीशनिंग कर रहे हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के थ्रू से। ठीक है, इसके नेक्स्ट इसमें जो मेजर थिंकर्स आ जाते हैं वो है आइवन पैवलव, पी एफ स्किनर, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जे बी वॉस्टन और कार्ल हुल। इसमें जो क्रिटिसिज्म हुआ था, मैनी क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट बिहेवियरिज्म इज वन डायमेंशनल अप्रोच to behavior, and the behavioral theories do not account for free will and internal influences such as mood, thoughts and feelings। वो कह रहे हैं कि behaviorism जो है वो सिर्फ वन डायमेंशनल अप्रोच है। ये इंसान के इंटरनल जो थॉट्स होती हैं उनको ये अकाउंट नहीं करता। अब नेक्स्ट जो है वो है behaviorism does not account for other types of learning, especially learning that occurs without the use of reinforcement and punishment। वो कहते हैं behaviorism जो है वो जैसे कि अब देखें हर चीज़ तो इंसान पनिशमेंट और रिवॉर्ड से नहीं सीखता। कुछ चीज़ें तो इंसान खुद सीख जाता है, किसी को देख के सीख जाता है। उसके लिए उसको ना पनिशमेंट देनी पड़ती है, ना उसको रिवॉर्ड देना पड़ता है। नेक्स्ट इसका जो क्रिटिसिज्म था वो था पीपल एंड एनिमल आर एबल टू अडॉप्ट देयर बिहेवियर व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन इज इंट्रोड्यूस्ड इवन इफ अ प्रीवियस बिहेवियर पैटर्न हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू रिइंफोर्समेंट। वो कह रहे हैं कि एनिमल्स और इंसान और जानवर दोनों ही ये एबिलिटी रखते हैं कि वो न्यू इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट कर लें। अगर पहले से किसी रिइंफोर्समेंट की वजह से उनमें कोई बिहेवियर उनको कोई बिहेवियर दिया गया है तो फिर भी अगर न्यू इन्फॉर्मेशन उनमें आएगी तो वो उसको भी अडॉप्ट कर लेंगे। इसकी अब स्ट्रेंथ्स आ जाती हैं। बिहेवियरिज्म इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, सो इट इज ईजियर टू क्वांटिफाई एंड कलेक्ट डाटा एंड इंफॉर्मेशन व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च। इसमें कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स होते हैं तो इजी होता है डाटा कलेक्ट करने में, क्योंकि रिसर्च में ज़्यादातर हम ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं और डाटा वगैरह भी ले रहे होते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन भी एक टूल होता है रिसर्च का। इफेक्टिव थेरेप्यूटिक टेक्निक्स सच एज इंटेंसिव बिहेवियरल इंटरवेंशन, टोकन इकोनॉमीज एंड डिस्क्रीट। ठीक है, इसका जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस साइकोलॉजी में एक स्कूल ऑफ थॉट है जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज पर बेस करता है। इसका फोकस होता है अनकॉन्शियस माइंड, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर्स, थॉट्स और इमोशंस हमारे अनकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हमारे अवेयरनेस के बाहर होते हैं। साइको एनालिसिस थेरेपी में थेरेपिस्ट जो होते हैं वो पेशेंट के अनकॉन्शियस थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्लोर करते हैं ताकि डीप सीटेड इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स को समझा जा सके और रिजॉल्व किया जा सके उनको। इसमें ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन और ट्रांसफरेंस जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। साइको एनालिसिस साइकोलॉजी में चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और अर्ली रिलेशनशिप्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और ये अप्रोच जो है वो अनकॉन्शियस माइंड और अनरिजॉल्व इश्यूज़ को समझने पे फोकस करती है। इसके जो इसके जो मेजर थिंकर्स हैं उसमें आ जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड, एना फ्रॉइड और एरिक एरिक्सन। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने भी इस पे बहुत काम किया था, इसके बाद एना फ्रॉइड ने काम किया था और फिर एरिक एरिक्सन ने भी इस पे काम किया था और मुख्तलिफ थ्योरीज दी थी इस पे।
क्रिटिसिज्म क्या हुआ था साइकोएनालिसिस पे कि फ्रॉइड्स थ्योरी ओवर एम्फोसाइज द अनकॉन्शियस माइंड, सेक्स एंड एग्रेशन एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। इसमें बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस की तरफ चले गए थे फ्रॉइड, और मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स प्रपोज्ड बाय साइकोएनालिटिक थ्योरीज आर डिफिकल्ट टू मेजर एंड क्वांटिफाई। अब ये जो है अनकॉन्शियस है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते किसी तरह से भी, ठीक है। मोस्ट ऑफ फ्रॉइड्स आइडियाज वर बेस्ड ऑन केस स्टडीज एंड क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन रादर देन एम्पेरिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च। वो कहते हैं कि केस स्टडी पे फोकस कर था किसी एक या दो या गिने चुने बच्चों पे, और ये जो इन्होंने स्टडी की थी इन्होंने अपने ऊपर ही स्टडी की थी। इन्होंने अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को ही नज़र में रख के तो उन्होंने सोचा कि सारों के साथ ही ऐसा ही होता है। और इसकी स्ट्रेंथ्स क्या थे? While most psychodynamic theories did not rely on experimental research, the methods and theories of psychoanalytic thinking contributed to experimental psychology. Many of the theories of personality developed by psychodynamic thinkers are still influential today, including Erik Erikson's psychosocial. अब ये जो अब कह रहे हैं कि ये जो इनकी थ्योरीज थी, पर्सनैलिटी की थ्योरीज एरिक्सन ने दी थी और फ्रॉइड ने दी थी। एरिक्सन की जो थ्योरी थी उसको हम साइकोसोशल स्टेजेस कहते हैं, और फ्रॉइड की थ्योरी को साइकोसेक्चुअल स्टेजेस कहते हैं। ये हम आज भी यूज़ कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह इन्हीं को ही यूज़ करते रहेंगे हम। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है, ये स्टेजेस वन बाय वन आप आगे सारी जाके पढ़ेंगी, बिल्कुल छोटा ब्रीफ करके तो आप समझ जाएं। साइको एनालिसिस ओपन अप अ न्यू व्यू ऑन मेंटल इलनेस। इन्होंने मेंटल इलनेस के बारे में किया था। स्ट्रगलिंग दैट टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स विद अ प्रोफेशनल कुड हेल्प रिलीव सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। नेक्स्ट इसका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है साइकोलॉजी का, वो फोकस करता है इंडिविजुअल के पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और पर्सनल फुलफिलमेंट पे। इसका जो ज़्यादा फोकस होता है वो पर्सन की अपनी चॉइसेस और उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे होता है कि वो क्या सोचता है कि उसकी एक इंसान होने के नाते उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसका बिहेवियर कैसा है और उसकी डेवलपमेंट कैसी है। और इसमें नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बिलीव दैट पीपल आर इनहेरेंटली गुड। लोग जो होते हैं वो अंदर से अच्छे ही होते हैं, बाज़ दफ़ा उनको ऐसा माहौल दे दिया जाता है कि वो बुरे बन जाते हैं। तो हमने ये देखना है कि हर इंसान जो है वो इंसान होने के नाते अच्छा ही होता है। इसका जो है हाँ, इसमें ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे भी फोकस किया जाता है कि एक इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। अगर उसके अपने एक्सपीरियंसेस बाकी लोगों से अच्छे हुए हुए हैं तो वो दूसरे लोगों के साथ भी अच्छा बिहेव करेगा। मेजर थिंकर्स इसमें आ जाते हैं अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स और रोलो में। क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। सम आर्ग्यू दैट द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू सब्जेक्टिव एंड लैकिंग साइंटिफिक रिसर्च। Critics suggest that it is overly optimistic and overlook real-world challenges. It has been criticized for being based more on Western culture. अच्छा, इसमें एक तो ये बहुत ज़्यादा ये सब्जेक्टिव था और इसमें साइंटिफिक मेथड्स कम यूज़ हुए हुए थे, और इसने रियल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना दिया था एक इंसान के लिए। और दूसरा इसमें क्या था कि वेस्टर्न कल्चर्स जो थे उस पे ज़्यादा बेस कर रहा था, और बाकी जो अदर कल्चर्स थे उनको इसने नेगलेक्ट कर दिया था। इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसमें यही आ जाता है कि पर्सनल ग्रोथ पे एम्फेसाइज़ करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे और पोटेंशियल पे और इंडिविजुअल्स पे कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि हर इंसान में ये ख़ासियत ज़रूर होती है कि वो अपने आप को चेंज करे और कर भी सकता है वो अपने ओन पे भी। इट फोकस ऑन द होल पर्सन। इसमें ये एक ही इंसान पे होता है, जैसे इंसान और इंसानियत पे इसका फोकस होता है। दिस अप्रोच प्रमोट्स द पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको, पॉजिटिव व्यू है उसको ये प्रमोट करती है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वैल्यूज द यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल, के वो हर इंसान जो है वो दूसरे से यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं और अपनी पर्सनल उसकी थॉट्स होती हैं और पोटेंशियल्स होती हैं अपनी उसकी, और उसके अपने मतलब कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो उसने बिहेवियर जो उसने अडॉप्ट किया हो एनवायरनमेंट से, वो उसका अपना होता है। नेक्स्ट आ जाता है गेस्टॉल साइकोलॉजी। गेस्टॉल साइकोलॉजी इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट दैट emphasizes the importance of understanding psychological phenomena as whole is always greater than the sum of their parts। ठीक है,
ये क्या फ़ोकस करता है, इसका ये जो है ना, जो मैंने रेड कर दिया इसको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। इट फोकस ऑन हाउ पीपल परसीव एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एज मीनिंगफुल पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। देखें, इसमें हम लोगों को परसेप्शन के लॉज बताते हैं। परसेप्शन वो चीज़ होती है जो हम देखते हैं, जिसको हम मीनिंग देते हैं। सेंसेशन वो होती है जो हमें दूसरे माहौल से मिलती है, और जिसको हम मीनिंग देते हैं वो परसेप्शन हो जाता है कि हम क्या मीनिंग दे रहे हैं। इसको आप ऐसे लें कि अगर एक चेयर है, ठीक है, यूँ है, पता नहीं कैसे है ये चेयर, ठीक है, ये चेयर होगी। तो अब आप इसको एक चेयर बोलेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे कि 4 टाँगें हैं, एक सीट है, एक टेक है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये चेयर है, ठीक है। सॉरी, हाँ, बस इसमें इतना सा यही आता है कि आप एक चीज़ को पूरा मीनिंग देते हैं। अब अगर इसको हम चेयर को तोड़ भी दें, इसकी एक टाँग तोड़ भी दें, तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि एक टाँग के बगैर वाली चेयर है, आप इसको फिर भी चेयर ही कहेंगे। इसके जो मेजर थिंकर्स हैं गेस्टाल्ट के, वो हैं मैक्स वर्थिमर, कurt कोफका एंड वॉल्फगैंग कोहलर। इसमें जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो भी आप पढ़ लेना, ये कि नेचर मेकिंग एप्लीकेशन चैलेंजिंग इफेक्टिवनेस में वेरी इन डिफरेंट सिचुएशन, मतलब इसकी डिफरेंट सिचुएशन में हर बंदा डिफरेंटली परसीव करता है चीज़ों को। और इसमें टेस्टिंग ऑन मेजरिंग इट्स प्रिंसिपल कैन बी डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स थ्योरीज में हिंडर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनकी पिक्चर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी हर जगह से। गूगल आप कर लोगे तो गूगल इसको आपको बता देगा, सारी आपको पिक्चर्स दे देगा इसकी। और ये जो लॉज है ना, ये डेवलप किए थे एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट की थी। अर्ली 20th में उन्होंने इस पे काम किया था, और उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि हमारी परसेप्शन और हमारी कॉग्निशन के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पर उनका मेन फोकस था। और इन लॉज ने विजुअल परसेप्शन को समझने में बहुत मदद की थी। उन्होंने थ्योरी के थ्रू बताया था कि हम कैसे विजुअल इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं और किस तरह से हम पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले जो लॉ है वो है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, कि जो भी चीज़ें क्लोज टू ईच अदर होती हैं उनको हम एक ग्रुप बता देते हैं, हम उनको एज अ होल बता देते हैं, ठीक है। अब लॉज ऑफ सिमिलैरिटी, जो चीज़ें सिमिलर होंगी उनको आप लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में ले लेंगे। लॉ ऑफ क्लोजर, जिनमें क्लोजर गैप होगा। इसकी मैं एक पिक्चर बना देती हूँ कि जैसे ऐसे 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 ये एक सर्कल बन गया। हालांकि सर्कल ऐसा तो नहीं होता, सर्कल तो ऐसा होता है सॉरी, ऐसा भी नहीं होता, सर्कल तो ऐसा होता है, मतलब उसमें गैप तो नहीं ना होता। अब लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में क्या आता है कि जो चीज़ें डिसजॉइंटेड हैं, पीसीज हैं उनके, मतलब कंटिन्यू है पैटर्न उसका, जैसे ये कंटिन्यू पैटर्न है, एक लाइन में जा रहे हैं, उनको भी आपने कंटिन्यूटी में ले लेना। फिगर एंड ग्राउंड इसका बहुत इम्पोर्टेंट इसका है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें आप कैसे फिगर एंड ग्राउंड लेते हैं कि आप ये एक बॉक्स ले लें, इसका समझें कि ये ब्लैक कलर है और ये इसमें डॉट है। ये जो डॉट है ना, ये आपका फिगर है, और ये जो है ये आपका ग्राउंड है। नेक्स्ट आ जाता है सिमेट्री। जो भी चीज़ें सिमेट्रिकल होंगी टेंड्स टू बी परसीव्ड कलेक्टिवली। कॉमन फेट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आर परसीव्ड एज ग्रुप और पैटर्न। लास्ट हमारा स्कूल ऑफ थॉट आ जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन स्टडीइंग मेंटल प्रोसेसेस सच एज अटेंशन, लैंग्वेज यूज, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग। इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हमारे हायर मेंटल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। इसमें जैसे अटेंशन है, अटेंशन की डिफरेंट टाइप्स हैं कि हम किस तरह की अटेंशन पे कर रहे हैं, सेलेक्टिव अटेंशन है, डिवाइडेड अटेंशन है। ये सारी जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने इस पे स्टडी किया था और इस पे फोकस किया था। लैंग्वेज का यूज़ था, लैंग्वेज यूज़ हमारी कॉग्निशन को कैसे इफेक्ट करता है, मेमोरी हमारी कितनी शार्प है या नहीं है, या मेमोरी का क्या रोल है। मेमोरी का भी पूरा आगे चैप्टर है जो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी। परसेप्शन का पूरा चैप्टर है, ये भी आपने पढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग, कि आपकी कितनी लॉजिकल थिंकिंग है, आप कितना ज़्यादा आपकी थॉट्स जो हैं वो कितना अच्छा सोच सकते हैं, या आपकी थिंकिंग पैटर्न क्या है। इट इज़ कंसर्न विद हाउ पीपल एक्वायर, प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। ये इसी से कंसर्न होती है कि लोग कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं
उनको कैसे प्रोसेस करते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व जो है, अगर प्रॉब्लम में कहा गया तो उसको आपने कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसको स्टोर करना है एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, और फिर उस इंफॉर्मेशन को दोबारा यूज़ करना है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ आवर ब्रेन works when we do not when we do things like pay attention, remember stuff, solve problem and think। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी आप इस तरह से ले लें कि आपने अगर कोई एक नई गेम सीखी है तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपकी हेल्प करेगी कि आपने किस तरह से उसके रूल्स को याद रखना है, आपने गेम पे फोकस कैसे करना है, आपने फिगर आउट कैसे करना है कि जो बेस्ट मूव्स होंगे जिससे आप विन कर सकोगे। इट्स ऑल अबाउट हाउ आवर माइंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। अभी ये आगे आ जाते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे इनके नाम हैं जो आपने याद करने हैं। ये सारे आपने ये याद करने हैं। अब इनकी आपको यहाँ पे तो आपको नहीं होगी यहाँ पे अभी हाँ फर्स्ट ईयर में और आगे आप जब स्कूल ऑफ थॉट पढ़ोगे तब आपको ये नाम ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि बाकी तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको फोकस करना पड़ता है, इनके नामों पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ हमारी वीडियो एंड होती है आज की। और आज के लेक्चर में जो बात आपको अगर समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको समझ आ गई है सारी और अच्छा समझ आया है तो लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बता दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।